तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यानी आज हम लोग जो भी प्रैक्टिस करेंगे वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का रहेगा। कहने का मतलब ये है कि 2 नंबर के क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा सिलेबस समाप्त हो चुका है और हम लोग अभी प्रैक्टिस की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हमने आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन और 6 नंबर के क्वेश्चन बारी बारी से अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाकर यहाँ पर आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे जो कि बहुविकल्पी के थे। ठीक है, आज हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे आने वाली वीडियो में 4 नंबर का, फिर 6 नंबर का, इसी तरीके से करते हुए चलेंगे और पेपर से पहले पूरा का पूरा प्रैक्टिस यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, ताकि देखिए यहाँ पर अलग अलग वीडियो देने का मतलब ये होता है कि आप जैसे बहुविकल्पी देख रहे हो तो आप एक वीडियो देखो तो आपका पूरा का पूरा 20 नंबर का यानी टॉपिक क्लियर हो जाए, और अगर आप अति लघु उत्तरी देख रहे हो तो आपका 2 नंबर का टॉपिक क्लियर हो जाए, और 4 नंबर का देख रहे हो यानी कि लघु उत्तरी देख रहे हैं तो उसका टॉपिक क्लियर हो जाए। कहने का मतलब ये है कि मिक्स ना हो। ठीक है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर सेपरेट वीडियो दे रहे हैं और वो आपके लिए यूजफुल भी है, इसलिए यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड पेपर में आपके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। अभी आपका तैयारी का समय है और आप एकदम आराम से तैयारी करिए। अभी भी इतना वक्त है कि आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको शुरू से मैथ अभी भी पढ़ना है या आपका कोई भी क्वेश्चन जो आपके चैप्टर का है वो आ नहीं रहा है और आप चाहते हो कि उसका सलूशन मिल जाए, तो आप प्लेलिस्ट में चले जाओ। हम पूरा का पूरा मैथ आपको वहाँ पर पढ़ाए हुए हैं, यानी पाठ 1 से लेकर पाठ 14 तक बिना एक भी क्वेश्चन छुड़वाए पूरा का पूरा यहाँ पर मैथ आपको पढ़ा दिए हैं। आप वहाँ पर जाओ, अपने चैप्टर को सिलेक्ट करो और सवाल देखो और आराम से वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। करा कि यदि 306 तथा 1314 का HCF 18 है तो उनका LCM बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। जब आप अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें होता क्या है कि 2 संख्या दिया रहता है या कभी कभी लस और मस दिया रहता है और एक संख्या दिया रहता है। तो उस कंडीशन में हमको दूसरी संख्या या लस या मस मतलब बताना होता है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या दिया है, हमारे पास 2 संख्या दिया हुआ है। ठीक है, हम आपको इसका फार्मूला ही समझा देते हैं। देखिए होता क्या है, बेसिकली प्रथम संख्या यहाँ पे लिख देते हैं, प्रथम संख्या गुणते दूसरी संख्या या द्वितीय संख्या भी आप लिख सकते हो। ठीक है, बराबर होता क्या है, लस फिर गुणे मस। ये आपका मेन फार्मूला होता है। अगर आपको ये फार्मूला पता है तब आप इस सवाल को बहुत ही आराम से हल कर पाओगे। यानी पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर होता है लस गुणते मस। जैसे यहाँ पर इसमें 2 संख्या दिया हुआ है, कौन कौन सा, एक है 306 और दूसरा है 1314, और एक और चीज़ दिया हुआ है वो है मस। HCF का मतलब होता है मस। ठीक है, तो उनका LCM यानी लस बताना है। तो अगर आपसे लस पूछ रहा है यहाँ पर तो लस को यहीं रखेंगे। देखिए गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा पहली संख्या, यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या और बटे में हो जाएगा आपका यहाँ पर मस, बराबर किसके, लस के। हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, जो आपका फार्मूला मेन था हमने फार्मूले को लिखा, लस बराबर पूछ रहा था, ये मस गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल में पहली संख्या दूसरी संख्या और मस दिया है तो हम लोग उनकी जगह पर उनका मान रख देंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम रखें पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारा कितना दिया है यहाँ पर 306, फिर गुणते दूसरी संख्या है 1314 बटे मस, मस कितना है आपका 18 है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 18 बराबर कितना है, लस के है यानी LCM के है। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पर 18 से काट देते हैं। 18 144 नहीं हो जाएगा, 18 सत्ते 126। देखिए 18 सत्ते कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा, बचेगा 5 और 18 तिरिक 54,
यानी ये 73 हो गया। अब 73 का हम लोग 306 में गुणा करवा देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 306 और गुणे में 73। यहाँ पर 3 का 18, 3 त्रिक का 9, 7 छः 42 और 7 त्रिक 21। अब यहाँ पर 8, 3, 9 4 13, 2 और 2 यानी 22, 33, 8 आपका उत्तर आ जाएगा। यानी इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 22, 33, 8, और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हम यहाँ पर 18 को 18 से विभाजित किए हैं 1314। आप अगर इसको भी काटेंगे तो 18 एकम 18 बचेगा 12, 12 छः 126 और 18 सत्ते 126, यानी काटेंगे तो 17 बार में ये कट जाएगा। तो 17 का आप गुणा 1314 में करवा देंगे, तब पर भी आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 22,338, और यही आपका उत्तर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता। आप पूरा का पूरा 2 नंबर का क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर लगाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए आपके स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन लग चुका है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पर एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए गोले का वक्र पृष्ठ दिया है और आयतन आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बात करें अगर गोला की, गोला गोला जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्फेयर। ठीक है, इसकी त्रिज्या जो होती है यहाँ पर ये आर होती है। इसमें 2 चीज़ पूछा जाता है आपका, एक होता है गोले का वक्र पृष्ठ और एक होता है गोले का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बोलें कि गोले का वक्र पृष्ठ बराबर कितना होता है, तो ये होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोले का वक्र पृष्ठ होता है। और अगर हम गोले के आयतन के बारे में बताएं तो गोले का आयतन, गोले का जो आपका आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर गोले का वक्र पृष्ठ 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी इसका मान दिया हुआ है, यानी गोले का वक्र पृष्ठ जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका मान दिया है 36 पाई। तो यहाँ से हमको आयतन पूछ रहा है। देखिए आयतन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, और वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, यानी 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई है। और यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे पाई से पाई कैंसिल, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा वर्गमूल, यानी ये हो जाएगा अंडर में 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, यानी आर बराबर यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2। यानी जो हमारी त्रिज्या आई वो आया 2 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या पता हो गया, जब त्रिज्या पता हो गया तो आप इसका आयतन आराम से निकाल सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो भी बराबर यानी वैल्यूम बराबर 4/3, पाई का मान नहीं रखेंगे, आर की वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, अब 2 का यहाँ पर क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी बराबर 4/3 और यहाँ पर पाई, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 चौक 32, यानी भी का मान कितना हो गया, 32/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और यही आपका क्या है, आंसर है। तो कह रहा है कि एक गोले का अगर वक्र पृष्ठ 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का जो आयतन होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 32/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर देखिए हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको लिखा है। अच्छा 4 से काटे हैं तो यहाँ पर गलती काट दिए क्या, देखिए 4 9 36 होना चाहिए ना, यहाँ पर 9 करना चाहिए, यहाँ पर 9 होना चाहिए, यहाँ पर 9 है, तो 9 में से अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए 4 9 36 होना चाहिए, जबकि हम वहाँ पे 4 लिख दिए थे। ठीक है, तो जो यहाँ पर 2 है वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना हो जाएगा यहाँ पर
27, और जब ये 27 हो गया तो 3 नवा 27 और 9 चौक 36, यानी ये जो 32/3 हम लोग लिखे थे वो कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 4 नवैया 36 होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर 4 एक कम 4 काट दिए, लेकिन यहाँ पर लिख दिए 4, जबकि होना क्या चाहिए 9 होना चाहिए। तो 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग r की जगह पर 3 लिखेंगे, 3 का 3 बार गुणा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और 27 को 3 से काट दिए 9 बिरिया में कट गया, तो 9 चौक 36 पाई, यानी इसका वक्र पृष्ठ और इसका आयतन दोनों ही 36 पाई ही आएंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वक्र पृष्ठ में जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा, जैसा कि आपके सवाल में लगा भी है, लेकिन जो आयतन होता है वो होता है आपका 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी आयतन में क्यूब यानी घात 3 हो जाता है, और यहाँ पर वक्र पृष्ठ में स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज कर देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमसे क्या करा है, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किग्रा है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर समांतर माध्य बोला है, तो समांतर माध्य जिसे आप केवल और केवल माध्य बोल सकते हो, इसको औसत भी बोला जाता है एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम फार्मूला सब वही होता है। देखिए समांतर माध्य बराबर क्या होता है, अभी तक जो आपका सिलेबस में समांतर माध्य था वो आपका वर्ग अंतराल से लेकर था, यानी वर्ग अंतराल होता था, बारंबारता दिया होता था, फिर आप मध्य बिंदु निकालते थे, बारंबारता का मध्य बिंदु से गुणा करवाते थे, फिर जोड़ते थे, फिर भाग करते थे, कुछ ऐसा होता था। बट अभी ये जो सवाल कह रहा है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, अंतराल भी नहीं दिया है, बस ये कह रहा है कि अगर समांतर माध्य इतना है तो उनके योगफल को ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में देखिए होता क्या है, यहाँ पर देखिए जो समांतर माध्य होता है उसके लिए फार्मूला होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की यहाँ पर संख्या। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल आपको बताएं इस सवाल को लगाने से पहले, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास संख्या है 1 3 4 5 8, यहाँ पर 9, और लास्ट में यहाँ पर 2 लिख देते हैं। ठीक है, हमने ये लिख दिया और आपसे पूछा कि इसका समांतर माध्य बताइए, तो आप सिंपली करोगे क्या कि जितने भी पद लिखे हैं इन सभी को जोड़ोगे। जैसे हम यहाँ जोड़ें तो 1 3 ऐसे जोड़ना पड़ेगा इसको, 1 3 4 5 8 9 और 2, इसको जोड़ लेते हैं। तो 1 3 4 4 8, 8 5 13, 13 और 8 हो जाएगा यहाँ पर 21, 21 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, 30 और 2 हो जाएगा 32, यानी इनको जोड़े आप तो 32 आ गया। अब 32 में क्या करोगे आप, जितनी ये संख्या में है, संख्या में कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो संख्या में 7 है तो संख्या से ऐसे भाग कर देंगे, और यही आपका हो गया समांतर माध्य, यानी इसका जो समांतर माध्य आएगा वो आएगा 32/7। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अंतराल न दिया रहे, यानी वर्ग अंतराल न दिया रहे, बारंबारता न दिया रहे, तो आप उस कंडीशन में समांतर माध्य कैसे निकालोगे, उसके लिए फार्मूला है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। यहाँ पर आप देखो तो दिया क्या है, समांतर माध्य दिया है, कितना दिया है 45.6, तो समांतर माध्य की जगह पर 45.6 बराबर पदों का योगफल, योगफल ही पूछ रहा है आपसे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पदों का योगफल जो कि पूछा जा रहा है आपसे, बटे पदों की संख्या, ये तो कितने हैं लोग 10 व्यक्ति हैं, तो पदों की संख्या कितना हो गया 10 हो गया। तो 10 का हम लोग किस में गुणा कराएंगे 45.6 में 63, ये हो जाएगा पदों का योगफल।
तो 45.6 में अगर हम लोग 10 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 456 बराबर क्या हो गया आपका योगफल, और ये किलोग्राम में आएगा, यानी 456 किलोग्राम, यानी 10 व्यक्तियों का भार अगर हम देखें तो 456 किलोग्राम होगा, और उनका जो औसत है वो है 45.6 किग्रा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को लगा लिया। कभी कभी जब ऐसे श्रेणी देकर पूछता है, मतलब पद देकर पूछता है, तो आप पदों का योग बटे पदों की संख्या कर दोगे तो आपका समांतर माध्य निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। ये आपका उत्तर हो चुका, 2 नंबर आपके फिक्स हो चुके। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमसे क्या करा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हम देखे हैं कंफ्यूज हो जाते हैं जब क्रमशः करके क्वेश्चन पूछता है, उनको पता ही नहीं चलता कि कौन सा ऊंचाई है, कौन सा व्यास है या कौन सी त्रिज्या है। लेकिन अब पता नहीं चलेगा तो वो लोग लगा नहीं पाते हैं, बार बार पूछते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे, इनका वही शिकायत रहता है कि सर ये बताइए क्रमशः लिखा है तो किसको पहले रखें। जैसे यहाँ पे लिखा है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है। तो अब ध्यान दीजिए पहले लिखा क्या है, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई पहले लिखा है और पहले मान कितना है 48। इसका मतलब ये है कि शंकु की ऊंचाई 48 है। उसके बाद क्या लिखा है आधार का व्यास, तो सेकंड वाले पे क्या लिखा है 28, यानी आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी जो पहले लिखा रहेगा हिंदी में और आपका जो पहले संख्या में लिखा रहेगा वो उसका मान हो जाएगा। जैसे पहले हिंदी में लिखा था शंकु की ऊंचाई और जो गणित में लिखा था वो लिखा था 48, और अगर हम देखें सेकंड पे क्या लिखा है आधार का व्यास और मैथ में क्या लिखा है 28 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब ये है कि जो पहले दिया रहता है वो पहले का मान होता है, जो सेकंड में दिया रहता है वो सेकंड का मान होता है। इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शंकु बना लेते हैं। बात कर रहा है यहाँ पर शंकु। शंकु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं कोन। शंकु को अंग्रेजी में कोन बोलते हैं। ठीक है, लिखा है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, यानी ये इसकी ऊंचाई होती है, ये त्रिज्या होती है। तो ऊंचाई दे रखा है, कितना दे रखा है 48 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखा है आधार का व्यास। व्यास को हम लोग डी से दर्शाते हैं, तो डी बराबर दिया है 28 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा यानी 28 का आधा कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है शंकु का आयतन बता दीजिए। तो शंकु का देखिए आयतन जो होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु का आयतन भी बराबर 1/3 पाई का मान नहीं रखना है, आर की वैल्यू कितना रखते हैं 14, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, गुणे एच, एच का मान है 48। आप कहोगे सर पाई का मान रख देंगे तो कट तो जाएगा, क्यों नहीं रखेंगे। देखिए 2 नंबर में आप कोशिश करिएगा जब 2 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए वहाँ पर अगर पाई आ जाए तो पाई की वैल्यू नहीं रखा जाता है। ठीक है, कारण ये होता है कि अगर आप पाई की वैल्यू रखते हो तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है और आपका जो 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है वो ऐसा लगने लगता है कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। मतलब आपका समय जाता है, बस नंबर नहीं बढ़ेगा। यानी 2 नंबर का है तो 2 ही नंबर देगा, चाहे आप पाई की वैल्यू रख कर हल कीजिए चाहे पाई के बिना हल कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं पाई की वैल्यू को 2 नंबर में तो नहीं रखते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई तो रख देंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3 से अगर हम 48 को काटें, 3 एक कम 3, 3 16 हम 48। अब आयतन भी बराबर क्या हो जाएगा 14 का 14 में गुणा करा दें तो 196 गुणे 16, और यहाँ पर पाई, पाई को लास्ट में कर देते हैं। तो 16 छक्का 96, हासी लग जाएगा 9, 16 9 144, 144 में 9 जोड़ेंगे तो 153 हो जाएगा, और 16 एक कम 16, 16 और 15 कितना हो जाएगा यहाँ पर 31 हो जाएगा, और यहाँ पर पाई सेंटीमीटर क्यूब।
इस तरीके से हमारा ये उत्तर आ चुका है। अगर आप पाई की वैल्यू रख भी दोगे तब पर भी आपका उत्तर गलत नहीं होगा। अब प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि सर ये बताइए, पेपर में अगर हमको ये क्वेश्चन आ गया तो हम पाई के साथ सॉल्व करेंगे कि पाई का मान रख कर सॉल्व करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर पाई का मान नहीं रखा, ठीक है, आप कहोगे कि सर आप तो पता है कि पाई का मान रखे हैं। अगर मान लेते हैं कि पाई का मान यहाँ पर हम लोग रख देते हैं यानी 22/7 कर देते हैं, तो क्या ये मेरा प्रश्न गलत माना जाएगा या क्या ये सही माना जाएगा? देखिए, आप पाई का मान 22/7 या 3.14 रखोगे, ये मान सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। यानी आप पाई का मान यहाँ रख भी सकते हो क्योंकि पेपर में तो आपको पता नहीं है कि उसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। जबकि ऐसे आप क्या कर सकते हो, पहले से जैसे किताब में उत्तरमाला दिया रहता है, आप देख लेते हो कि ये पाई का मान दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन वहाँ पर कैसे देखोगे? तो इस वजह से आप 2 नंबर में कोशिश करना कि पाई का मान न रखें, ठीक है। बट अगर रख देते हो तब पर भी कोई गलत बात नहीं है, वो आराम से ही वैल्यू आएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसको यहाँ पर इरेज कर देते हैं। चलिए, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन आपका प्रायिकता से है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ही कह रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि संख्या 1 2 3 4 ऐसे चलता चला जाता है 35 तक से चुनी गई एक संख्या 7 का गुणक है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, यहाँ पर ऐसे लिखा है 1 2 3 4 ऐसे चलता चला जाता है कहाँ तक? 35 तक, ठीक है। ये पूरी संख्या है यानी यस है आपका, यस है बेसिकली। यस का मतलब क्या होता है? प्रतिदर्श समष्टि यानी कुल संभावना। कुल संभावना कितनी है? 1 से लेकर 35 तक। तो संख्या में कितनी हो जाएगी ये? जैसे इसको अगर हम यस माने, यहाँ पर यस क्या है आपका? 1 से लेकर 35 तक है, ठीक है। इसको ऐसे आप कोष्टक में, मझले कोष्टक में आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? कह रहा है कि इनमें से ऐसी संख्या चुनिए जो 7 की गुणक हो। गुणक का मतलब ये होता है कि 7 का पहाड़ा हो, ठीक है, यानी वो 7 से कट जानी चाहिए। तो आप देखिए ये संख्या में कितना है? ये संख्या में कुल 35 है, ठीक है। अब ई बराबर क्या होता है? चुनी गई संख्या। तो हम लोग चुनेंगे क्या? 7 का गुणक यानी ऐसी संख्या जो 7 से कट जाए। जैसे पहले तो 7 ही होगा, देखिए 7 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14 होगा, 7 त्रिक 21 होगा और 7 पच्ची 35 होगा। यानी 7 से कटने वाली जो संख्याएं हैं वो 7 14 21 और 35 हैं। किनके किनके बीच? 1 से लेकर 35 के बीच, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर यन ई रखें, यन ई का मतलब होता है चुनी गई संख्या का नंबर, यानी वो संख्या में कितना है। तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, ठीक है। अब इसकी प्रायिकता निकालते हैं। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? पीई। प्रायिकता बराबर होता है यन ई बटा यन यस, यानी चुनी गई संभावना बटे कुल संभावना। तो यहाँ पर आप देखो तब पीई बराबर क्या हो जाएगा? यन ई का मान 4 है बटा यन एस का मान है 35, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पर छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। कराए के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो बोर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन ज़्यादा नंबर में नहीं 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं। इसी वजह से हमने इस क्वेश्चन को ले लिया है, ठीक है। हालांकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिखा है 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, लेकिन विधि कौन सा होना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा ऐसे ऊपर, जब पेपर में लिखिएगा तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। विधि से हम लोग क्या करेंगे?
यहाँ पर 96 और 404 का HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए 96 का आप क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। इधर कर देते हैं 404 का। जैसे इसको काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 आठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 छः 12, फिर हो जाएगा 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर, इसको भी ऐसे ही खंड करते हैं। 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 जीरो हम 0, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 जीरो हम 0, 2 एक कम 2। अब इसको 7 से काटते हैं, नहीं 7 से भी नहीं कटेगा, 101 है ना तो 101 से ही कटेगा। ये कट गया क्योंकि 101 किसी से भी नहीं कटता। ठीक है, एक तरीके से अब अभाज्य संख्या है। अब हमको करना क्या है कि यहाँ पे लिखना है 96 बराबर, यहाँ पर कितनी बार 2 आया है तो देखिए 1 2 3 4 5 बार तो 2 आया है और 1 बार आया है आपका 3। तो लिख दीजिए यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 बेरियाँ और एक बेरियाँ आया है 3। अब क्या करना है, अब इसी के नीचे लिखना है 404 बराबर, अब ये आया है 2 गुणे 2 गुणे 101। अब करना क्या है, इसका मस निकालना है। ये जो विधि है ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। म स बराबर, देखिए होता क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि में, जो संख्या मैच करती है केवल उन्हीं को लिखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 और 2 ये मैच कर रहा है तो एक को 2 लिख दीजिए, दोनों नहीं एक को। ठीक है, फिर गुणा का चिन्ह, और यहाँ पर 2 और 2 मैच कर रहा है तो यहाँ पर लिख दीजिए। बाकी एक भी चीज़ आपस में मैच नहीं कर रही, यानी यहाँ पर 101 है, इधर 2 2 है तो मैच ही नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि 2 दूना की कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, यानी 96 और 404 का जो मस होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यही आपका उत्तर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संख्याओं 5, 10, 15, 22, 20, 35 तथा 40 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर माध्य के बारे में हमने अभी आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर संख्या देकर समांतर माध्य पूछ रहा है तो आप पदों का योगफल बटे पदों की संख्या कर दीजिए, समांतर माध्य आ जाएगा। यानी समांतर माध्य बराबर जो फार्मूला होता है यहाँ पे लिख देंगे समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है पदों का योगफल। ठीक है, पदों का योगफल बटे क्या हो जाएगा, पदों की संख्या। यहाँ पे लिख देंगे पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, ये तो हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ पर पद कितने दिए हैं तो देखिए 5 है, 10 है, 15 है, उसके बाद 22 है, फिर 20 है, उसके बाद है यहाँ पर 35 है और 40 है। ठीक है, ये आपका पद दिया हुआ है। अब इन्हीं को क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए इनको जोड़ लेते हैं, यानी जो योग आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ पर जोड़ते हैं, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 इकाई अंक जोड़ते हैं, 0 5 5 हो जाएगा, 5 2 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 की 7 हो जाएगा। अब दहाई वाला अंक जोड़ते हैं, यहाँ पर है 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 और एक हासिल लगा था, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और बटे में देखिए पदों का योग, तो ये आ गया योग। अब पदों की संख्या, तो बताइए संख्या कितना है, तो ये संख्या में है 1 2 3 4 5 6 7, यानी संख्या इनकी कितनी है 7 है। तो हम लोग फार्मूला पर अगर रखें तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल, पदों का योगफल है 147 बटे पदों की संख्या है 7। अगर इसको काट दें तो 7 दूना 14, 7 एक कम 7, यानी ये हो जाएगा 21। इसका मतलब ये है कि इसका जो समांतर माध्य आएगा वो 21 आएगा। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर मिटा देते हैं और बढ़ते हैं आपके
अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। यानी एक वृत्त का परिमाप बराबर किसके हैं? वृत्त का क्षेत्रफल। यानी वृत्त का परिमाप जो है वो बराबर है संख्यात्मक रूप से वृत्त के क्षेत्रफल के। तो इसकी त्रिज्या हमको पता करनी है, यानी वृत्त की त्रिज्या हमको बतानी है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? देखिए, वृत्त कुछ इस तरीके से दिखता है और ये इसका केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या है। ठीक है, तो वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2πr। वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr बराबर। अब वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2πr बराबर क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई से पाई क्या कर देंगे? काट देंगे। एक आर से एक आर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी पाई से पाई खत्म, आर से आर खत्म। तो एक आर तो बचा है, इधर बचा है 2 और इधर बचा है आर। यानी जो आर की वैल्यू है वो है आपका 2। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था और आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। सोचिए आप इतना करोगे 2 नंबर आपका मिल जाएगा। तो बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते, बहुत छोटे भी नहीं आते, लेकिन हाँ इतना आते हैं कि आप उसको 2 मिनट 3 मिनट में आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। इसकी जो त्रिज्या आएगी वो कितना आएगा? 2 आएगा और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, इसको मिटा कर फिर अगला क्वेश्चन लगा देते हैं। चलिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पर? यदि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन देखिए हमने बहुविकल्पी में भी सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, और ये 2 नंबर में भी आ गया तो हमने सोचा इसको 2 नंबर में भी बता ही देते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि ये हमारा एक यहाँ पर क्या है? मीनार है। तो यहाँ पर ये मीनार हो गया आपका और ये इसकी छाया है। यहाँ पर सूर्य है। ठीक है, ये क्या है आपका? एक तरीके से सूर्य है। अब सूर्य की वजह से छाया जो पड़ेगी वो जमीन पर पड़ेगी। तो कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है वो है 20 मीटर। यानी ये जो हाइट है वो कितना है? 20 मीटर। इस मीनार की जो हाइट है वो कितना है? 20 मीटर है। उसके बाद इसकी जो जमीन पर छाया है उसकी लंबाई कितना है? 20√3 मीटर। ये छाया की लंबाई है। तो कह रहा है कि सूर्य द्वारा जो उन्नयन कोण बनेगा यानी थीटा, उसकी वैल्यू आपको पता करनी है। यानी इस थीटा की वैल्यू को आपको बताना है। ये थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, मतलब ये लंब है और ये आधार है और ये क्या है? कर्ण है। क्योंकि यहाँ पे 90 अंश है, इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो आपका लंब बटा आधार को दर्शाता है? तो आप कहोगे सर tan थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अगर हम लिखें यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब, लंब है आपका ऊंचाई यानी 20 बटे आधार, आधार कितना है? 20√3। तब 20 से 20 खत्म, यानी यहाँ पर बचेगा 1। tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/√3। tan के पदों में 1/√3 किसका मान होता है? तो ये tan 30 अंश का मान होता है। यानी हम लिखें तो यहाँ पर tan थीटा बराबर ये हो जाएगा tan 30 अंश। तो tan से tan खत्म, थीटा बराबर हो जाएगा 30 अंश और यही आपका उत्तर है। यानी जो कोण बनेगा उन्नयन कोण वो कितने अंश का बनेगा? आपका 30 अंश का बनेगा। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन लगा दिए हैं आपके स्क्रीन पर। अच्छा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन लगा देते हैं। देखिए जो 10वां क्वेश्चन है आपका वो क्या लिखा हुआ है? सिद्ध कीजिए। ठीक है, अब क्या सिद्ध करना है? तो ये त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन है।
लिखा है कॉट ए माइनस कॉस ए बटे में कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कोसेक ए माइनस वन बटा कोसेक ए प्लस वन। तो सवाल कुछ इस तरीके से है, कॉट ए माइनस कॉस ए फिर बटे में कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर कोसेक ए माइनस वन बटा कोसेक ए प्लस वन। ये आपका क्या है सवाल है, ठीक है। त्रिकोणमिति में क्या होता है जब सिद्ध करने के लिए कहता है, तो ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा है राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आप किसी भी एक पक्ष को उठाकर दूसरा पक्ष दिखा सकते हो। जैसे अगर हम इस वाले पक्ष को लें और हल करें और ये वाला पक्ष आ जाएगा तो ये हमारा क्या होगा उत्तर होगा। और अगर हम इस वाले पक्ष को लेते हैं और ये वाला पक्ष आ जाता है तो हमारा वही उत्तर हो जाएगा। तो कौन से पक्ष को हल करें, हम लोग राइट हैंड साइड को लेते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड को हम दोनों ही पक्ष को हल करके दिखा देंगे। फिलहाल हम लोग राइट हैंड साइड को लें तो ये लिखा है आपका कोसेक ए माइनस वन बटा कोसेक ए प्लस वन। अब इसमें करना क्या है आपको कि आप देख रहे हो यहाँ पर कॉट है यहाँ पर कॉस है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि कोसेक को तोड़ देना है, किसमें कोसेक का उल्टा लिखना है बेसिकली एक बटा साइन। आप जानते हो कोसेक का उल्टा होता है एक बटा साइन ए और यहाँ पर माइनस एक बटा कोसेक का उल्टा हो जाएगा एक बटा साइन ए और प्लस वन। अब क्या करना है, अब यहाँ पर इन दोनों में ऊपर और नीचे दोनों में किसका गुणा करवा देना है कॉस ए का, इसमें भी और इसमें भी। अब कॉस ए का गुणा करवाने से क्या मतलब है, आप अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कॉस है यानी एक नहीं है, क्या है कॉस है। तो अगर हम कॉस से गुणा करवा देंगे तो एक का कॉस से गुणा होगा क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा और कॉस का एक से गुणा होगा तो कॉस ए हो जाएगा। यानी जो हमको सिद्ध करना है उसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर कॉस है, इसी वजह से हम क्या करा रहे हैं ऊपर और नीचे कॉस का गुणा करवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा तो मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब हम लोग कॉस का गुणा करवाएंगे तो कॉस का गुणा हो जाएगा एक में, तो ये हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए फिर माइनस कॉस का गुणा हो गया एक में तो ये हो जाएगा कॉस फिर बटे कॉस का गुणा एक में यहाँ पर करवाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए और यहाँ पर कॉस का एक में गुणा होगा तो प्लस क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो कॉस बटा साइन को हम लोग बोलते हैं कॉट, तो ये हो गया कॉट ए माइनस कॉस ए और यहाँ पर एक कॉस बटा साइन को बोल देंगे कॉट ए प्लस कॉस ए। आप देखो कि आपने राइट हैंड साइड लिया था और जो आया आपका उत्तर वो आ गया लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी हमने एक पक्ष को लिया और दूसरा पक्ष दिखा दिया। अब आप कहोगे कि सर अगर हम इस वाले पक्ष को लेकर हल करें तो क्या ये वाला पक्ष आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने राइट वाले को लिया है लेफ्ट वाले को दिखाया है, अब लेफ्ट वाले को लेते हैं और राइट वाले को दिखा देते हैं। हालांकि आप पेपर में दोनों मत दिखाइएगा, किसी एक को दिखाइएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर राइट वाला लिए हैं तो लेफ्ट वाला ला दीजिए और अगर लेफ्ट वाला लिए हैं तो राइट वाला ला दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। दोनों नहीं करना है, जैसे हम यहाँ पर दोनों कर रहे हैं आपको दोनों नहीं करना, वो तो आप समझाने के लिए आपको कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम ले लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है कॉट ए माइनस कॉस ए फिर बटे में ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है। अब क्या करना है, इसको तोड़ देना है। जो कॉट ए है इसको तोड़ना है किस में कॉस ए बटा साइन ए में और यहाँ पर माइनस कॉस ए फिर बटे में जो कॉट ए है उसको तोड़ देना है कॉस ए बटा साइन ए और प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कॉस है यहाँ पर कॉस है तो कॉस कॉमन हो गया, यहाँ पर कॉस है यहाँ पर कॉस है तो कॉस कॉमन हो गया। तो हम लोग कॉस को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर ये हो
जाएगा कॉस ए कॉमन, तो बचेगा क्या यहाँ पर 1/sin A-1, फिर बटे अगर यहाँ से भी कॉस कॉस कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा कॉस ए कॉमन, तो 1/sin A+1। तो अब आप कॉस से कॉस क्या करिए, यहाँ पर काट दीजिए। तो 1/sin को आप क्या लिख सकते हो, 1/sin को लिख सकते हो कोसेक A-1 बटा 1/sin को क्या लिख सकते हो आप, कोसेक A+1, और यही है आपका राइट हैंड साइड। ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड। तो देखिए हमने दोनों पक्ष को लेकर हल किया। यहाँ राइट हैंड साइड लिया तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिया तो राइट हैंड साइड आ गया। आप दोनों में से यानी या तो ये वाली विधि लगाइएगा या तो ये वाली, दोनों मत करिएगा साथ में। दोनों करेंगे तो आपका केवल समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। नंबर केवल एक ही विधि का मिलेगा, या तो इस विधि को करोगे तो इस विधि का मिलेगा, इस विधि का करोगे तो इस विधि का मिलेगा। इसी वजह से हम करें कि आप कोई एक विधि करिएगा, ठीक है। ये बस आपको समझाने के लिए बताए हैं, क्योंकि देखिए जिनको ये नहीं समझ में आएगा उनको ये समझ में आ जाएगा, और जिनको ये वाला नहीं समझ में आएगा उनको ये वाला समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने क्या किया कि 2 नंबर के 10 क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, जहां पर हम लोग 4 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर हम लोग वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं।